हे देयर, वेलकम टू जूनियर लॉयर। आज हम सीखेंगे भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, प्रस्तावना के बारे में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि प्रस्तावना है क्या और इसे उद्देश्य का भी क्यों कहा जाता है। तो प्रस्तावना से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श है उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किए गए हैं और वो जो आदर्श है उस आदर्श को प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब इस प्रस्तावना को कैसे लिया गया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा की या जिस संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, आपने पढ़ा होगा कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य का पेश किया था। किस प्रकार का संविधान हमें बनाना है, इसी उद्देश्य का से जुड़ा हुआ था। अब आते हैं ये प्रस्तावना हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर फंसते हैं। इनमें से दो देश ऐसे हैं जिनका नाम आता है बार बार, एक अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब ये जो प्रस्तावना की भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो सारे कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, या प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और उसकी भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने से लेकर 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत किया जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि संविधान को अंगीकृत या पारित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और एक आता है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों क्वेश्चंस आपको आसानी से याद रह जाएंगे। अब आते हैं, इस प्रस्तावना में विभिन्न प्रकार के शब्दों को समाहित किया गया, जिनमें हम प्रस्तावना से जुड़े हुए 3 पक्षों को निकाल कर देख सकें, ताकि आप बड़ी आसानी से इसको याद रख सके। इन शब्दों के मतलब को समझकर आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। तो चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है संविधान के स्रोत। ये संविधान के स्रोत क्या है? वह है हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। भारत की जनता ही वह शक्ति है जो संविधान को संविधान की शक्ति प्रदान करती है और फिर वह संविधान को सर्वोच्च शक्तिशाली बनाते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देती है। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर हमारे सिस्टम में सर्वोच्च या सबसे ऊपर कौन है, तो वह संविधान है। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से। ये हमें आसानी से याद रह जाएगा। हाँ, अब आ जाइए इसके दूसरे बिंदु, स्वरूप की ओर। हमारे इस प्रस्तावना में जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये जो 5 शब्द है ये हमारे संविधान के स्वरूप की ओर इंगित करते हैं, अर्थात प्रस्तावना के माध्यम से इसके स्वरूप को दर्शाते हैं। और जो अंतिम 5 शब्द है वो उसके उद्देश्य को दर्शाते हैं। तो बस ये 5-5 करके आपको इन शब्दों को याद कर लेना। इन स्वरूप से जुड़े हुए शब्दों को आपको समझना होगा, इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रस्तावना से जुड़ा हुआ स्वरूप की ओर इंगित करता हुआ पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या तात्पर्य है? कि भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात अब भारत ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं है या फिर किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। वह अपने विदेशी निर्णय लेने के लिए भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह आंतरिक निर्णय लेने के लिए भी किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं करता। और यहाँ प्रभुत्व संपन्न के लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, हम संप्रभु राष्ट्र हैं। संप्रभु राष्ट्र से भी वही मतलब हुआ कि हम आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए अपने आप में स्वतंत्र हैं। अब देखते हैं दूसरा, समाजवादी। समाजवादी विचार को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा यूरोप में जाना पड़ेगा। ये कार्ल मार्क्स द्वारा वहां पर जो विचारधारा वर्ग संघर्ष के रूप में उभरी, जिसमें एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग के बीच संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है। वास्तव में समाजवाद समानता की बात करता है कि सभी समान होंगे, लेकिन यूरोप में इसे संघर्ष के रूप में दिखाया गया कि मजदूर वर्ग गरीब वर्ग को संघर्ष के माध्यम से समानता मिलेगी। लेकिन भारत में जिस समाजवाद को अपनाया गया वह गांधीवाद और नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है।
अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें हम समानता की बात तो करते हैं लेकिन संघर्ष द्वारा नहीं, आपसी मेल मिलाप द्वारा। तीसरा शब्द आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे देश में क्या अपनाया गया, लोकतंत्र को अपनाया गया है। और लोकतंत्र को समझना बहुत ही आसान है। ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती है, ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती है। और इसमें आप अब्राहम लिंकन साहब का वो स्टेटमेंट याद रख सकते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, वही चीज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार तय करती है। और भारत में जो इसी प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है वो लास्ट है गणराज्य, अर्थात गणतंत्र सिस्टम। गणतंत्र ये बहुत आसान है और इसको बहुत ही सही व बारीकी से समझ कर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोकतंत्र और गणतंत्र को अक्सर लोग समान समझ लेते हैं और इन दोनों में थोड़ी बहुत समानता होती भी है, अंतर केवल इनके शब्दों में होता है। लोकतंत्र में जनता का आधार था, गणतंत्र में इसका तात्पर्य है कि वैसी शासन व्यवस्था जिसका संवैधानिक प्रमुख हो, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री है। जो वास्तव में प्रमुख होता है वह जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन गणतंत्र का तात्पर्य है कि वह वंशानुगत नहीं होगा। यानी जब हम राजतंत्र को देखते हैं तो राजा का पुत्र राजा होता है, लेकिन गणतंत्र व्यवस्था में वह किसी अन्य माध्यम से चुना जाएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, जिस भी दशा में चुना जाए, लेकिन वह वंशानुगत रूप से चुना नहीं जाएगा। तो गणतंत्र से आप क्या समझते हैं? ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत नहीं होगी। तो यहाँ हमने संविधान की प्रस्तावना से माध्यम से इसके स्वरूप को देखा। अब हम आते हैं कि इसके कुछ उद्देश्य को। तो सबसे पहले सामाजिक न्याय को समझ लेते हैं। यहाँ पर सामाजिक न्याय से तात्पर्य समानता से, जो हमारे समाजवादी शब्द में यूज किया जाता है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य आर्थिक तौर पर जो विषमता है उसको दूर करने से है, अर्थात सबको समान रखने का प्रयास किया गया है। ठीक है। और तीसरा होगा राजनीतिक न्याय। उसका अर्थ होगा कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी को शामिल करना, सभी को बराबर हक प्रदान करना, यह होगी राजनीतिक न्याय। फिर अगला उद्देश्य होगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति की इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए कि वह खुद का विकास कर सके, ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का विकास संभव हो सके। तो उस प्रकार की स्वतंत्रता का पक्ष लिया जाता है। बाद में हम पढ़ेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार में किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, विस्तृत में इसको हम समझेंगे। ठीक है। समता। समता भी यहाँ सामाजिक से जुड़ा हुआ है, यानी सब लोगों को समानता की बात की जाती है, या आर्थिक व सामाजिक स्तर पर समानता की बात करते हैं। अब आते हैं व्यक्ति की गरिमा। इसके तहत भारतीय जनता में गरिमा की बात की गई है कि भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। बाद में हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की गरिमामय जीवन जीने के संविधान में कैसे जगह दी गई है। ठीक है। फिर आते हम राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। यहाँ भारत जो एक विविधता में एकता वाला देश है, जैसे यानी कि यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, स्वरूप के स्तर पर है, भौतिक विभाजन के स्तर पर है, वो तो यहाँ पर बहुत सारी विविधता है, किंतु उन विविधताओं में भी एकता और अखंडता है, जो भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। और यह बनाए रखना संविधान के उद्देश्य के रूप में प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ठीक है। फिर आते हैं हम बंधुता की ओर। बंधुता से तात्पर्य होगा कि आपसी भाईचारा। सभी भारतीय नागरिक आपसी जुड़ाव की भावना को प्राप्त कर सके, यही प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का उद्देश्य बताया गया है। तो फिर जितने भी संविधान के उद्देश्य है उन्हें आप आपसी में प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं। संविधान के इस प्रस्तावना के संबंध में कई वाद सर्वोच्च न्यायालय में उठाए गए हैं और कई अन्य न्यायालयों में भी उठाए गए हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इनमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इनके संबंध में दो वाद सबसे महत्वपूर्ण है। पहला वाद है बेरूबारी संघवाद सन 1960। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसे संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता, इसलिए प्रारंभ से अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में अपने निर्णय को पलटते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद सन 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है
और इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु इस संशोधन द्वारा मूलभूत ढांचा को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। नतीजा यह रहा कि इसके पश्चात 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन द्वारा या संशोधन कर प्रस्तावना में 3 नए शब्द को जोड़ा गया। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो अब तक प्रस्तावना में केवल नाम मात्र का एक संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन, जिनके माध्यम से 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जूनियर लॉयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम संविधान के आगे अनुच्छेदों को अलग भागों में आगे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।